नमस्ते। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, रसशास्त्र में भेषज कल्पना विषय, BMS सेकेंड ईयर। इस चैप्टर में मैं आपको रसशास्त्र का सामान्य परिचय, इससे पूर्व जो चैप्टर थे उन चैप्टरों में मैंने आपको रस क्या है, पारद के बारे में, रस के बारे में वर्णन और रस रसायन का क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताया। अब मैं आपको इस चैप्टर में रस शास्त्र का सामान्य परिचय देने जा रहा हूँ। रस शास्त्र का सामान्य परिचय क्या है वो आपको सबको ध्यान रखना चाहिए। रस शास्त्र में क्या होता है क्या नहीं है, तो उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आयुर्वेद के प्रधान उद्देश्य स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम तथा आतुरस विकार प्रशमनम च है। ये आयुर्वेद का प्रथम उद्देश्य है, आयुर्वेद का प्रधान उद्देश्य है। प्रधान उद्देश्य, पहला उद्देश्य जो मैंने पिछले अध्याय में आपको बताया था, पहला उद्देश्य स्वास्थ्य की रक्षा करना है, और दूसरा उद्देश्य यदि आतुर होता है तो आतुर के विकार की प्रशमन करना चाहिए, यानी आतुर हो जाए तो उसके विकार जो भी विकार है उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ये आयुर्वेद का प्रमुख सिद्धांत है। रसशास्त्र के प्रचारक योगियों ने हर गौरी सृष्टि संयोग से शरीर को अजर अमर करने का संकल्प लेकर, हर गौरी यानी वही हर, और गौरी, हर का मतलब भगवान शिव, गौरी यानी पार्वती, हर से यहाँ शिव का वीर्य पार्वती माना जा सकता है, और गौरी से यहाँ पार्वती का आर्तव भी माना जा सकता है। पार्वती जी का आर्तव अभ्रक माना जा सकता है। तो हर गौरी दृष्टि से संयोग से शरीर को अजर अमर बनाने का संकल्प देकर दीर्घ जीवन, अमर जीवन एवं सशक्त जीवन के उद्देश्य से तथा रस विज्ञान के द्रव्यों के योग से व्याधि नाश करने की प्रणाली का आविष्कार किया था रसशास्त्र में। इस प्रकार से व्याधि नाश करने, मतलब रसशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य ये था कि रसशास्त्र में जो आयुर्वेद के जो सिद्धांत था उस सिद्धांत का पालन करते हुए पारद और पारद से निर्मित औषधियों के द्वारा व्यक्ति को स्वस्थ रखा जाए, और स्वस्थ रखने के उपरांत यदि मनुष्य रोगी होता है, बीमार होता है, कोई आतुर होता है, कोई उसको परेशानी होती है तो उसको दूर करने के उपाय भी करने चाहिए। इस सिद्धांत का प्रतिपालन करते हुए इन्होंने व्याधि नाश के लिए बहुत ही आविष्कार रसशास्त्र में हुए हैं। आगे इसके बारे में बता रहे हैं कि इस सिद्धांत को लेकर 84 सिद्धि योगियों, मतलब आयुर्वेद के जो आयुर्वेद में रखे रसशास्त्र में 84 सिद्ध योगियों के बारे में बताया गया है। 84 सिद्ध योगी हुए हैं। तो 84 सिद्ध योगियों को ने रस विज्ञान की खोज निकाला, मतलब इन 84 जो सिद्ध योग हुए थे 84, इन्होंने योगियों ने आयुर्वेद को खोज निकाला, आयुर्वेद रस विज्ञान को खोज निकाला। रस विज्ञान से क्या है कि आदि आचार्य, इन आचार्यों ने क्या क्या खोज निकाला। आदि आचार्य शिव, भैरव, मंथान भैरव, काल भैरव, नंदी, गणेश, सदानंद आदि देवों ने भी महान ग्रंथों की रचना की, और महर्षि वशिष्ठ, बृहस्पति, शुक्राचार्य आदि ने विकास की सहायता देकर रसायन विज्ञान को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया। मतलब रसायन विज्ञान का इस तरह से विकास क्रम से हुआ कि इन्होंने अनंत देवताओं ने, और देवताओं के बाद में जो है वशिष्ठ, बृहस्पति, शुक्राचार्य, इन्होंने भी इन ग्रंथों की रचना करके और आयुर्वेद के रसशास्त्र को आगे बढ़ाया। ये रसशास्त्र के सामान्य परिचय में है। आज रसशास्त्र आयुर्वेदिक चिकित्सा का मेरुदंड है। रसशास्त्र जो है आयुर्वेद चिकित्सा का मेरुदंड कहा जाता है। मेरुदंड का मतलब ये एक रीढ़ की हड्डी है। क्यों कहा गया रीढ़ की हड्डी? कि इसके यही सिद्धांत हैं जो चरक और सुश्रुत ने वर्णित मौलिक सिद्धांत कहे गए हैं। इस समय रसकाल के विवेचन से ऐसा ज्ञात होता है कि ईस्वी सन से कई सौ पूर्व से बौद्ध काल में भी पूर्व शिव संप्रदाय के योगी
रसायन विज्ञान जानते थे। मतलब मतलब बहुत प्राचीन काल से जो शिव संप्रदाय के योगी थे वो भी रसायन को विज्ञान को जानते थे। चंद्रगुप्त के महामंत्री चाणक्य ने अपने कौटिल्य अर्थशास्त्र में रसविद्ध स्वर्ण, मतलब रस से बनाया गया स्वर्ण, रसविद्ध यानी रस यानी पारद से विद्ध करके बनाए हुए स्वर्ण के बारे में का राजकोष में पर्याप्त भंडार होने का लिखा था। मतलब स्वर्ण, पारद से स्वर्ण बना करके और वहाँ के राजकोष को पर्याप्त स्वर्ण रूप से भर करके भंडार भरे हुए ऐसा लिखा था। इसका मतलब ये है कि उस समय में बौद्ध काल में, उस कौटिल्य अर्थशास्त्र काल में चाणक्य जो महामंत्री थे उनके चंद्रगुप्त के, उस समय भी पारद से स्वर्ण बनाने की विधि का ज्ञान था। ईस्वी सन 400 पूर्व का है ये ज्ञान था। और धातुवाद भारत के में प्रचलित तथा सिद्ध योगियों के द्वारा इसकी सफलता प्राप्त की थी। धातुवाद की वर्गीकरण में है, प्राचीन महर्षियों ने रस यानी पारद, महारस, उपरस, साधारण रस, धातु, उपधातु, रत्न, उपरत्न आदि का वर्गीकरण किया। मतलब इनके बारे में आपको बताऊंगा। उनका सामान्य वर्गीकरण किया। उनका रस काल का पारद, उस रस काल का जो पारद है विभिन्न विधि से ऊर्जा संपन्न होकर निम्न धातुओं से, निम्न धातु यानी जो नीचे वाली धातु है, मतलब छोटी वाली जो निम्न धातु से मतलब यहाँ ये पर्याप्त है कि जो लोहा आदि धातु है या स्वर्ण से जो नीचे वाली धातु है उनके बारे में वर्णन है। उन निम्न धातुओं से स्वर्ण, रजत जैसी धातुओं का संपादन करने लगे, मतलब बनाने लगे। पारद के संस्कार से बुभुक्षित पारद का संस्कार किया गया। संस्कार का मतलब होता है संस्कारम गुणांतर्धनम। संस्कार का मतलब यह है उसमें संस्कार करके उसमें गुणों को प्रादुर्भाव करो। मतलब किसी भी द्रव्य का अगर संस्कार करना है तो गुणों का प्रादुर्भाव करना ही संस्कार कहलाता है। तो पारद के संस्कार करके उसमें उसको क्या बुभुक्षित किया। बुभुक्षित का मतलब यह है कि उसको बुभुक्षित का शाब्दिक अर्थ तो ये होता है उसको भूख लगाना, लेकिन बुभुक्षित से यहाँ तात्पर्य यह है कि पारद का अपने आप में, मतलब जो रसनाथ सर्वधातु नाम, जो सर्व धातु को अपने आप में आत्मसात कर ले, जो पारद की परिभाषा में है ना, रसना सर्वधातुनाम रस विधीयते, सभी धातुओं को अपने आप में आत्मसात करना, मतलब इसको विभूषित करके पारद को ऐसी शक्ति देना कि अन्य धातुओं को अपने अंदर समाहित कर ले, उन धातुओं का मूल रूप खत्म कर दे और अपने अंदर समाहित कर ले। तो ऐसा विभूषित करके पारद को विभूषित करके पारद में ताम्र से स्वर्ण, वर्ण, नाग, यशद से रजत बनाने की विशेषता प्राप्त की थी। इस प्रकार से क्या हुआ, पारद से ताम्र से स्वर्ण, स्वर्ण से ये मतलब इस प्रकार की विशेषता प्राप्त कर ली थी बनाने की। उपधातुओं रसों में अग्नि स्थायी बनाया। उपधातुओं और रसों को अग्नि स्थायी बनाया, मतलब अग्नि के लिए के रूप में अग्नि में जलाकर उनको स्थायी बनाया गया। पारद, हरिताल, शिला, मल्ल, नरसार जो उड़नशील द्रव्य थे, ये जो उन्हें भी अग्नि स्थायी बनाया गया। अग्नि के बाद में स्थायी बनाया गया अग्नि से जला करके, और कीमियागिरी के क्षेत्र में तहलका मचा दिया, जिसका भनक समग्र संसार में सुनी गई। हर गौरी संयोग से शरीर को भी अजर बनाने को बहुत दूर तक सफलता प्राप्त की गई। मतलब हर गौरी संयोग से, हर यानी शिवजी और पार्वती के संयोग से, यानी पारद और गंधक के संयोग से, अभ्रक के संयोग से, मतलब इन्होंने क्या किया कि शरीर को अजर अमर बनाने का प्रयास किया। इसी प्रकार से इसका परिचय दिया गया है। आगे है रस उपरसों के भौतिक गुण क्या बताए गए हैं। शरीर गुण खोज निकाले गए, शरीर के गुण खोज निकाले गए और संस्कार में इनके अजर अमर बनाने का प्राप्त किए गए। यह ईस्वी सन के हजारों वर्ष पूर्व की बात है। रस द्रव्यों का शरीर का प्रयोग का क्रम बतलाकर शास्त्र के सिद्धांत को अजर अमर बना दिया गया। उनके सामान्य गुण, रसशास्त्र के उन रसों के सामान्य गुण, विशेष गुण, संस्कारित रूप और विशिष्ट रूप बनाकर दम लिया गया। खेचरी मुद्रा यानी आकाश में उड़ने की मुद्रा तैयार की गई और आकाश में उड़ने वाले विमान बनाए गए खेचरी मुद्रा के द्वारा। प्राचीन रसशास्त्रियों का उद्देश्य उच्चतर धातुओं को बनाना था, मतलब उच्चतर धातु को बनाना था। हर गौरी योग से शरीर को सिद्ध किया और अग्रसर होते हुए वर्तमान रसशास्त्र में का उदय हुआ। हर एक व्याधि में रसों का प्रयोग की प्रणाली निकाली गई। इसी क्रम से विशाल रूप से आज भारतीय रसशास्त्र का स्वरूप जागृत हुआ। भारतीय रसशास्त्र का स्वरूप इसलिए हुआ कि भारतीय रसशास्त्र का बन के और अत्यधिक रूप से इसमें अत्यधिक रसों के प्रादुर्भाव होकर योगों के रूप में शरीर को लाभ देने लगे।
इसके बाद में रस विज्ञान या रस चिकित्सा की विशेषता क्या है, इसके बारे में बताया गया है कि अल्प मात्रोपयोगात, मतलब इसमें लिखा है कि जैसे जैसे द्रव गुण में कोई औषधि है तो द्रव गुण में तो द्रव गुण की औषधि को क्या है अधिक मात्रा में चूर्ण रूप में होती है या काष्ठ रूप में होती है, काष्ठ औषधियाँ उनको अधिक मात्रा में दी जाती है, गुण भी कम करती है। तो रसशास्त्र के विषय में बताया गया है कि अल्प मात्रोपयोगात रूपे च प्रसंगात क्षिप्र आरोग्य दायित्व औषध ओक्य अधिको रस है। मतलब ये इसकी परिभाषा में बताया गया है कि रसशास्त्र यूँ कहा है कि अल्प मात्रा में ली जाती रस औषधियाँ अल्प मात्रा में ली जाती है, उसमें अरुचि प्रसंग भी नहीं होता। मतलब अल्प मात्रा में ज़्यादा लो तो अरुचि हो जाती है, अल्प मात्रा में ली जाती है इसमें अरुचि प्रसंग भी नहीं होता। किसी भी अवस्था में उसमें लाभ भी होता है, लाभ भी शीघ्र ही होता है। काष्ठ औषधियों की अपेक्षा ये अधिक विशिष्ट होती है। चूर्ण, क्वाथ, लोहपाक, भट्टी अथवा बड़ी मात्रा में खाकर अरुचि का सामना करना पड़ता था। इसलिए इससे क्या होता है अल्प मात्रा में लेकर के उसको उपयोग करके इस प्रकार की विशेषता बताई गई थी रसशास्त्र की। आगे बताएं इसमें कि मारण भस्म निर्माण खलवी रस निर्माण, मतलब भस्मों का निर्माण किया गया। इसमें मारण मतलब भस्मों का निर्माण बनाकर मारण किया गया। खलवी रस निर्माण किया गया। प्रत्येक धातु उपधातु उपरस विषादी को लेकर शोधन मारण करने का उद्देश्य इसलिए बनाया गया कि इनका शोषण शरीर में हो सके। मतलब मारण करने का मतलब यह है कि ये औषधि जो बनाई है रसशास्त्र में इसका शरीर में जल्दी शोषण हो सके, शीघ्र लाभप्रद हो। प्रत्येक ठोस एवं द्रव्य उपधातु आदि को जलाकर औषधि योग से उसका भंजन, उसका भेदन, मारण आदि उसके शरीरोपयोगी बनाया जाए। मतलब भेदन करके मारण करके शरीर के उपयोगी बनाया जाए। सत्वपातन, त्रिविध पातनादि यंत्र, भ्राष्टि, मूस आदि बनाए गए। पुट देकर सहस्त्र बार तक से अग्नि संयोग के लिए विशेष द्रव्य शोधक मारक तैयार किए गए और इस प्रकार वर्गीकरण कर रस, महारस, उपरस, साधारण रस आदि का रूप प्रारंभ किया गया। मतलब मारण करके औषधियों का भस्म बना करके उसको शरीर में उपयोग के लिए बनाया गया। कई कल्पनाएं बनाई गई। आज कल्पना के रूप में कज्जली हैं, परपटी, पोटली, रस सिंदूर, चंद्रोदय, मकरध्वज आदि का निर्माण हुआ है। उड़नशील द्रव्यों को अग्निस्थायी बनाकर, जो द्रव्य उड़नशील थे उनको अग्निस्थायी बनाकर तलस्थ चंद्रोदय का निर्माण किया गया। अनेक प्रकार के खलवी रसायनों का क्रमशः निर्माण हुआ। इस प्रकार रसशास्त्र आयुर्वेदिक चिकित्सा का मेरुदंड बन गया। यानी बहुत मेरुदंड का मतलब यह है कि वो रीढ़ की हड्डी बन गया, यानी बहुत अत्यधिक आवश्यक रूप से अति महत्वपूर्ण हो गया। भस्म का निर्माण किया गया। प्रत्येक धातु और उसके उपधातु को पारद की सहायता से सक्रिय बनाया जा सकता है। ये धातु प्रथम धात्वांतर की क्रिया करते हैं। रेडियो एक्टिव परिवर्तन इनमें होता है। इस परिवर्तन से उनकी कार्य प्रणाली प्रगति आ जाती है। पारद, गंधक, हड़ताल, मैनशिल की योग से नाग का जारण करते हैं, तब वह विखंडित होकर सूक्ष्म रज भस्म में बन जाता है और बार बार पुट देने से इसमें ऊर्जा बनती है। निरुद्ध होने तक पूर्ण सक्रिय हो जाते हैं और अधिक लाभप्रद होते हैं। इस प्रकार से इनकी भस्म कई प्रकार की भस्में बनाई गई। मारक विधियों से इन धातुओं का छेदन, भंजन, भस्मीकरण में सांसारिक ऊर्जा को वृद्धि होकर ये भस्म रोगनाशक होते हैं। इस प्रकार से प्रयोग किया गया। इस प्रकार से वेद का प्रयोग किया गया, रंजन का प्रयोग किया गया, रूपांतर का प्रयोग किया गया और रासायनिक परिवर्तन इसमें किए गए। तो पारद और गंधक जो उस काल में उच्चतम द्रव्य थे, पारद और गंधक जो उस समय उच्चतम द्रव्य थे के संयोग से कुपिपक्व रसायन बनाए गए। कुपिपक्व रसायन बना के कुपिपक्व रसायन में जैसे रस सिंदूर, मकरध्वज, ऐसे कुपिपक्व यानी कुपी में बनाए वाले रसायनों को कुपिपक्व रसायन कहते हैं। वो अत्यधिक गुणकारी होते हैं। तो रसशास्त्र के विकास के क्रम में पारद और गंधक के संयोग से कुपिपक्व रसायन बनाए गए, जिसमें रस सिंदूर, चंद्रोदय यानी मकरध्वज आदि का निर्माण हुआ। इनके गुणकर्म और अध्ययन करके रस चिकित्सा नामक नई पद्धति का जन्म हुआ। मृत्यु पश्चात मोक्ष होने के सिद्धांत का पदाघात कर इस लोक में हरगौरी के संयोग से अजर अमर बनाने की विधि निकाली गई। हरगौरी के संयोग से अजर अमर की बनाने निकाली गई। आज भी यह प्रणाली वैज्ञानिक जगत के लिए एक चुनौती है। इस प्रकार से रसशास्त्र के विकास क्रम में अनेक प्रकार की औषधियाँ बना करके रसशास्त्र का विकास लगातार किया गया। रसशास्त्र समग्र खनिज एवं धातु उपधातु आदि का संग्रह नहीं होकर, मतलब ये रसशास्त्र क्या है कि सभी प्रकार के खनिज, धातु उपधातु का संग्रह नहीं होकर रसकर्म में प्रयुक्त
धातु, उपधातु, मणि आदि का व्याधिनाशक के रूप में प्रयोग का नाम ही रसशास्त्र है। मतलब इन धातु, उपधातु, मणि आदि का व्याधिनाशक के रूप में प्रयोग का शास्त्र है रसशास्त्र, न कि ये धातु धातुओं का संग्रह वाला शास्त्र है। अतः रसशास्त्र आयुर्वेदिक चिकित्सा का प्रधान मेरुदंड बन गया। इस प्रकार से रसशास्त्र के विकास क्रम होते हुए ये बनाया गया है कि रसशास्त्र के विकास में क्या है कि औषधियों का निर्माण ऐसा किया गया कि अल्प मात्रा में लेकर के अधिक कार्यकारी बनाई गई औषधियों को। क्योंकि मान लो चूर्ण वगैरह, बट्टी वगैरह ये ले जाती थी क्वाथ वगैरह, तो उनको अधिक मात्रा में लिया जाता, उससे कई तरह के क्या अरुचि होती थी। इसलिए रसशास्त्र में औषधियाँ बना करके वो क्या किया, उनको अल्प मात्रोपयोगाद अरुचि प्रसंगात क्षिप्र मारोग्यात दायित्वम औषभ्यो अधिको रस है। इस प्रकार से इस श्लोक से रस चिकित्सा की विशेषता का वर्णन किया गया है। नमस्कार, धन्यवाद।